प्यारे बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का सबसे मज़ेदार पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। काफ़ी मज़ेदार इसकी केमिस्ट्री है। एक तरफ आपके सारे एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में दिए गए, एक तरफ आपका कार्बन है। कार्बन और उसके साथ कुछ एलिमेंट मैं साथ में रखूँगा, हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, है ना। ये कुछ एलिमेंट, 5-7 एलिमेंट मिलकर इस नेचर में जो भी आपको कंपाउंड नज़र आते हैं, तो एक अगर आप देखें इसको तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि एक एलिमेंट ने 90% कंपाउंड आपकी नेचर में बिखेर रखे हैं, बना रखे हैं, और अदर एलिमेंट जितने भी है उनके मात्र आपके 10% आपके कंपाउंड्स मिलेंगे इस नेचर के अंदर। हमें इस पूरी नेचर को पढ़ना है जिसमें आपका लिविंग जो पार्ट है, जिसको हम सजीव कहते हैं, तो सजीव बिना कार्बन के पॉसिबल नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगी, है ना, चाहे आपके डीएनए है, आरएनए है, इन सभी का अगर फॉर्मेशन देखते हैं तो हर जगह कार्बन मौजूद है। और आज आपकी मेडिकल साइंस हो, है ना, मेडिकल साइंस काम क्या कर रही है? सारी डिजीज़ पर, यानी कि हमारी होने वाली बीमारियों पर, उनके रीज़न पर, उनके रीज़न के बाद उन पर एनालिसिस करना और उनकी मेडिसिन तैयार करना। तो वहाँ पर जो भी आपके बॉडी के अंदर मौजूद है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक है, और जो मेडिसिन तैयार की जाती है तो उन्हीं कंपाउंड की स्टडी के बाद तैयार की जाती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस केमिस्ट्री के सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको मानता हूँ, चाहे आप मार्क्स के हिसाब से भी देखें तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 50% मार्क्स जो होते हैं वो केवल ऑर्गेनिक से लिए गए हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। आप चाहे 11th-12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप आपके कंपटीशन नीट या जी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं। और इनिशियली मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए से चालू करूँगा और जेड तक चलेंगे अपन। यानी कि जो बच्चे 9th-10th में एडमिशन है या लेना चाहते हैं आगे जाके साइंस, और उनको प्रिपरेशन करनी हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि 9th-10th के बच्चों को भी यहाँ से स्टार्ट हो जावे तो बिल्कुल आसान सी केमिस्ट्री होती है, समझ में आ जाती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ रटने का कोई फंडा है नहीं है। कुछ कंसेप्ट हैं, बहुत छोटे कंसेप्ट हैं, है ना, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं उनको आप भली भांति समझ लें, है ना, बिल्कुल बारीकी से समझना है यहाँ पर, है ना, रटना नहीं है, बारीकी से समझना है। और जब कंटेंट आपके समझ में आ जाते हैं, जनरल जो इसके बेसिक कंसेप्ट है वो अगर आपके समझ में आ गए हैं, तो उसके बाद के जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के चैप्टर दे रखे हैं या आपके कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको घूम फिर के कहाँ से मिलेंगे? जीओसी से मिलेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेंगे। तो बच्चों, आप तैयार हो जाओ, ठीक है ना। मैं आज का जो मेरा पूरा वीडियो है वो केवल जीओसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जीओसी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जिनको मैंने कुछ कैटेगराइज किया है, उन कैटेगरीज़ को आप यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये आपका स्टेप टू स्टेप रूट चार्ट रहेगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है नंबर 1 पॉइंट से, और कहाँ तक, तो आपको ध्यान रहे कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, और ये सब स्टेप टू स्टेप जमे हुए हैं। एक भी स्टेप आपकी अगर पहली स्टेप आपके पास समझ में नहीं आई हुई तो नेक्स्ट स्टेप को समझना यहाँ पर थोड़ा टिपिकल भी होगा, समझ में आता भी नहीं है। तो आपको लिंक नहीं तोड़ना है, कंटिन्यू एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड से थर्ड स्टेप, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे ही आपकी जीओसी कंप्लीट होती है तो आपके अंदर ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर देने की आप में क्या हो जाएगी, एबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका पहला जो पॉइंट है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगभग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें सिमट के आ गई है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इनमें क्या क्या पढ़ना होता है, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ से हम पहली स्टेप यानी कि पहली सीढ़ी क्या होगी, उसके बाद की सीढ़ियाँ किस तरह से चढ़नी है, तो वो मैंने यहाँ पर एक जनरल कैटेगराइज किया गया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन। तो बच्चों, ये कार्बन की रसायन है, तो सबसे पहले हमें कार्बन को भली भांति परिचित होना पड़ेगा। कार्बन क्या है, कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसमें ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो अन्य एलिमेंट से डिफ़र करती है इसको, तो वो सारी चीज़ें हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सेकंड चीज़ जो है
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो होते हैं उनको कई तरीके से लिखे जाते हैं, है ना। कई बार अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर कार्बन को सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 लिख दिया है। फिर आप उसी को देखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा हुआ है। कहीं पर कार्बन लिखा हुआ है तो उसके सारे हाइड्रोजन को ओपन कर रखा है, कहीं पर उसने केवल लाइनें बना रखी है। तो कई तरह के फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को समझना, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है तो इसकी बेसिक्स होती है कि किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो वहाँ पर हम जनरल आपकी केमिकल बॉन्ड जो चैप्टर होता है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था, इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वैन डर वाल्स फोर्सेस थे, कई सारे आपने वहाँ पर पढ़े हुए हैं। पर उनमें से ऑर्गेनिक का जो लेना देना जो है उसका जो मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो कोवलेंट बॉन्ड पर होती है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि इनको सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनकी स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए उसी चैप्टर में आपके पास क्या था, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन था। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जनरल जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो मेन बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, हेलोजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, उन बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमें ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका सबसे पहला पॉइंट जो आएगा इस केमिस्ट्री का, जिसको हम क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से आपको कंपाउंड कोई भी दिया गया हो और उसकी केमिस्ट्री के बारे में बताना हो तो सबसे पहली चीज़ होती है उस कंपाउंड की पहचान करना, नाम देना। कोई फॉर्मूला दे रखा है तो उसका नाम दे सकें, नाम दे रखा है तो उसका फॉर्मूला बता सकें, ठीक है। वहीं से आपकी सारी ही मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, क्योंकि किसी की मैकेनिज्म आपके पास है कि अभिक्रिया कैसे कर रहा है इसके बारे में आपको पता ज़रूर है, पर अगर फॉर्मूले का पता नहीं है तो सारा मामला रुक जाता है। तो पहला जो आपका मेजर पॉइंट रहेगा नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कैटेगरी वाइज जो कंपाउंड हैं, उन सभी का आपको क्या करना है, नाम देना है उनको, है ना। नाम देना है, उसकी 3 पैटर्न होंगे, 3 मेथड होंगे, रूट मेथड, डेरिवेटिव मेथड और IUPAC मेथड। तो सभी मेथड में हम उसको नाम दे सकें, नाम दिया गया है तो उसका फॉर्मूला लिख सकें, ठीक है ना। ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ सीखनी होगी। फिर उसके बाद एक टॉपिक है आइसोमेरिज में समावयिता, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग तरीके के भी कई तरीके से होते हैं, क्योंकि एलिमेंट तो आपके गिने चुने 4-5 होते हैं, लेकिन अब कई बार क्या होता है सिमिलर एलिमेंट को भी अलग तरीके से लिख दिया जाता है, सिमिलर कंपाउंड को, तो भी आपको अलग दिखाई दे सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन प्योर कर सकें हम कि ये कंपाउंड वही है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, आइसोमेरिज में यह समावयिता पढ़ी जाती है। फिर इसका सबसे मेजर और फाइनल जो पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो कार्बनिक यौगिकों के द्वारा दी जाती है वो किस प्रकार से हैंडल होती है, किस प्रकार से कंप्लीट होती है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा पढ़ना पड़ेगा। और सारे ही क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम के हैं उसका बेस जो है, मेन जो आपका पार्ट है वो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है। कोई भी क्वेश्चन हो आंसर आपको यहीं से मिलने वाला है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो पढ़ेंगे हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट। कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद उसके अंदर प्रॉपर्टी किस प्रकार से चेंज होती है, उसके अंदर क्या क्या बदलाव आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकल, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पढ़ना है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपरकंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट है और ट्यूटोमेरी या आपका मेजोमेरी इफेक्ट है। फिर मेजर जो रिएक्शन आपकी 4 तरह की होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। तो ये आपका GOC का सिलेबस है, ठीक है। 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को लेकर बड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको काफ़ी जटिल स्तर के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक मैं आपको इसको समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ साथ। और आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बढ़िया तरीके से समझ लेना है। समझने के बाद चाहे लाइफ में आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाद में जाके भी नहीं पढ़ते, लेकिन समझी हुई चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, केवल एक GOC को बेटर से बेटर तरीके से तैयार करनी है। आप मेरे साथ रहेंगे, मैं स्टार्ट करूँगा GOC को। सबसे पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन। तो स्टूडेंट आप अपनी नोटबुक निकाल लें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन से, जो आपका GOC का पहला पॉइंट है। कार्बनिक यौगिकों को पढ़ना है, उसका जो आपका मेन जो एलिमेंट है वो कार्बन है, और कार्बन की नेचर क्या होती है, कार्बन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको पढ़ो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि लगभग 1815 में 1815 में बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी VFT,
वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल का मतलब होता है रहस्यमयी, फोर्स मतलब बल, थ्योरी का मतलब आपका सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कह रहा है? बर्जीलियस के सिद्धांत में बर्जीलियस ने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना, उन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीव के शरीर में ही संभव है, उसको लैब में आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। उसने माना कि सजीवों के शरीर में कोई ऐसा एक रहस्यमयी फोर्स होता है जिसके कारण वह कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर पाता है। अगर आप उसको बाहर लैब में बनाना चाहते हैं या कहीं सिंथेसिस करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं होगा। उस सिद्धांत को उसने क्या कहा था? VFT कहा था। फिर उसके बाद 1828 में एक साइंटिस्ट था होलर, इसने पहली बार इस सिद्धांत का खंडन किया और उसने अमोनियम साइनेट लिया NH4CNO और इसको गर्म करके उसने NH2CO NH2 का निर्माण कर लिया। ये है आपका यूरिया, जो कि सजीवों के शरीर में पाया जाता है, वहाँ बनता है। तो पहला कार्बनिक यौगिक उसने लैब में बनाया और जो सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था उसका खंडन किया कि बर्जीलियस का जो मानना था तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण आप सिंथेसिस कर सकते हैं, लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। वहीं से फिर कार्बनिक यौगिकों का फॉर्मेशन किया जाने लगा, इस पर आगे काम चालू हो गया था। तो ये तो मैंने बताया कि कार्बनिक यौगिक जो माना जाता है कि साहब इसको बना नहीं सकते, केवल ये कहाँ मिलेंगे आपको, है ना, लिविंग जो बॉडी होती है, सजीवों का शरीर जो होता है उसी के अंदर बनते हैं, उसमें कोई विशेष प्रकार का फोर्स होता है। तो ऐसा नहीं है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सका और ये पहली बार होलर ने बताया। अब कार्बनिक यौगिकों का जो मेन एलिमेंट है कार्बन, तो जनरली आपने पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स आपको पता है, उनमें कार्बन भी एक एलिमेंट मौजूद था। कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, पता है? तो कार्बन जो है वो आपका सेकंड आवर्त में, कार्बन की जो पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है, पीरियड कौन सा है? सेकंड, और क्लास ध्यान है 40 नंबर पर है। पहला S के 2, S1 S2, फिर बीच में क्या रखे गए? D के, फिर उसके बाद आपका बोरॉन फैमिली आती है और बोरॉन फैमिली के बाद आपकी कौन सी फैमिली आ जाती है? कार्बन फैमिली। तो ये 40 नंबर का आपका वर्ग होगा। तो वर्ग हो गया आपका 14 और पीरियड हो गया आपका कितना? 2। ये तो हो गया इसका। अब इसके बाद सिंबल का पता है ही है इसका, कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा? C। पूरा लिख दूं, C12 पता है, C6 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और ये इसका मास हो जाएगा 12। तीसरी चीज, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 6 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले 1s2, 2s2 और 2p2। कार्बन का आउटर सेल 2 है ना, सेकंड सेल, और सेकंड सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, ठीक। अष्टक नियम जो है आपका, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह जो एटम या एलिमेंट होता है वो क्या होता है? स्थायी हो जाता है। यहाँ पर 4 है, अगर 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक होता है तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और अगर 5, 6, 7 है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पर यहाँ पर बिल्कुल मिड स्थिति है, 4 है तो ये इलेक्ट्रॉन देने और लेने में आनाकानी करेगा, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। इतनी एनर्जी आपको केमिकल रिएक्शन में नहीं मिलती है कि एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद होता है क्या है? प्लस चार्ज हो जाता है, छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना और टिपिकल हो जाता है। फिर भी अगर आप सेकंड निकालते हैं, फिर आप थर्ड निकालते हैं, तब तक एनर्जी आयनल एंथैल्पी थर्ड जो होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके बाद आपको एनर्जी मिल नहीं पाती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेन देन में विश्वास नहीं करेगा। तो फिर इसका दूसरा तरीका क्या होगा अष्टक पूरा करने का? वो होता है साझा करना, है ना, शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉनों का शेयर करेगा अन्य एलिमेंट्स के साथ। अब इसका आउटर सेल जो है वो किस तरह से होगा? आउटर सेल की बात करें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो आपका 2p है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सामान्य रूम टेम्परेचर पर ये अपनी एक्साइटेड स्टेज जो होती है उसमें इस रूप में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाता है और एक आगे खाली होने के कारण डिप्रेशन को कम करने के लिए क्या करेगा? ये आगे चला जाएगा। यहीं से आपको इसकी वैलेंसी का पता चलेगा कि कार्बन कुल कितनी वैलेंसी रखता है।
तो वैलेंसी की सामान्य डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कितने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 4 हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी मानी जाएगी, 4। ये टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चतुसंयोजी। कितनी संयोजकता हो जाती है इसकी, 4। S1 की 1 होती है, S2 की संयोजकता 2 हो जाती है, D की सामान्य संयोजकता कुछ की 1 होती है, बाकी अधिकांश से 2 पाई जाती है। फिर आपका जो बोरॉन फैमिली है उसकी वैलेंसी कितनी मानते हैं अपन, 3, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 4। इसके बाद वापस नाइट्रोजन फैमिली की 3 रह जाती है, ऑक्सीजन की 2 रह जाती है, हेलोजन फैमिली जो है उसकी 1 रह जाती है, और नोबेल गैसेज है उनकी 0 होती है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 वैलेंसी होगी। और इसी का सबसे बड़ा फ़ायदा इसको मिल जाता है कि ये 4 संयोजकताओं को पूरा करने के लिए, 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए किसी एक संयोजी तत्व के साथ भी जुड़ सकता है, द्विसंयोजी तत्व के साथ जिनकी है ना 2 संयोजकता होती है उसके साथ भी जुड़ सकता है, और 3 संयोजकता वाले तत्वों के साथ भी जुड़ सकता है, और 4 के साथ भी जुड़ सकता है। इसका मतलब सभी प्रकार के एलिमेंट्स के साथ ये जुड़ने की क्षमता रखता है। अब यही आपका एक प्रश्न होता है कि क्या कारण है कि प्रकृति के अंदर कार्बन की यौगिक बहुत ज़्यादा है अन्य तत्वों के मुकाबले। तो इसके कुछ ये विशेषताएं हैं जिसके कारण कि ये अपने आप को क्या करता है, सबसे ऊपर ले जाता है कंपाउंड फॉर्मेशन के मामले में, ठीक है। आप मेरे साथ साथ इसको उतारते रहे। तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पोजीशन है इसकी, पीरियोडिक नंबर यानी कि पीरियड नंबर कितना है, 2, और वर्ग या क्लास कौन सी है इसकी, 14 क्लास है। उसके बाद इसका सिंबल कार्बन 6, 6, 12, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2 और 2p2 होगा। आउटर सेल इसका कौन सा होगा, सेकंड नंबर का होगा, और सेकंड नंबर के आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ओके, तो कार्बन 4 संयोजकता दर्शाता है। अब ये ध्यान रखें, हमेशा कंपाउंड में आपको कितनी वैलेंसी मिलेगी, 4 मिलेगी। और चूँकि इसके आउटर सेल के अंदर ये आपका 2s है और ये 2p है, आगे कोई कक्षक खाली नहीं है, और इसके अलावा इसके पास कोई पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इसका मतलब ये अपना जो आउटर सेल है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, यानी कि इसकी वैलेंसी डी वर्गी की तरह ऐसे नहीं होगी कि 2 भी हो गई, 4 भी हो गई, 6 भी हो गई, इतना नहीं, केवल इसकी फिक्स वैलेंसी होगी 4। ओके, अब इसका नेक्स्ट जो है कि कार्बन अपनी वैलेंसी यानी कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो कार्बन किसी एक संयोजी तत्व है ना, मोनोवेलेंट, जैसे कि आपका S1 के तत्व हो गए, हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे तत्व इसके साथ अगर जुड़ते हैं और ये अपना अष्टक पूरा करता है तो एक संयोजकता के लिए एक संयोजी 1 है, तो कुल कितने चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है ना। तो ये 4 एक संयोजी के साथ जुड़ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये कार्बन, ठीक है, ये आपका कोई, एक मिनट इसको ध्यान से समझें, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ये आपका कार्बन है, इस पर 4 छेद बने हुए हैं, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, ये सरफेस पर 1, 2, 3 और 4, और 4 वैलेंसी है। तो 4 वैलेंसी को अगर आप स्टीरियो में देखें, त्रिविम में, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये 4, इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है, माना कि हाइड्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने 4 को इसके साथ जोड़ दिया, ये माना कि हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ गए इसके साथ, 1, 2, 3 और 4। अपनी 4 संयोजकता पूरी कर ली। 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 1, 1, 1 करके 4 इससे आ गए, तो कुल कितने हो गए इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब आप देखिए इसको, तो स्टीरियो के अंदर इसको घुमाएंगे अपन, तो इसकी जो ज्योमेट्री आ रही है वो ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल, आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी, चतुष्फल की है। और इनके बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का, 28 मिनट का। तो ये आपका एंगल होगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी चारों वैलेंसी की, जो त्रिविम के अंदर जहाँ से जुड़ने वाला है, वो कौन सी होगी, आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और ये आपका जैसे कि पहला कंपाउंड किससे बनाया इसने, एक संयोजी के साथ जुड़कर। अगर एक संयोजी है तो ये क्या करेगा, 4 एक संयोजी को जोड़ लेगा और बना लेगा। जैसे कि ये कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपका मेथेन का। इस तरह से ये अपनी क्या करता है, वैलेंसी को पूरा करता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर कोई संयोजकता 2 रखता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो 2 संयोजकताओं के साथ क्या कर सकता है, ये अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी के लिए ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना लेगा और 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि आप इसको देखें, ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना लिया इसने, ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन जुड़े, 2 और 2 4 बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए,
हो गए ना 8, ये आपका द्विसंयोजी के साथ जोड़ना है। ठीक, इसके अलावा ये यूँ भी कर सकता है, एक द्विसंयोजी तत्व को ले ले और 2 एक संयोजी तत्वों को ले ले। जैसे कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, सल्फर के साथ जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। हो गई इसकी 4 वैलेंसी पूरी। ठीक है ना। तो इस तरह से अपनी क्या करता है, वैलेंसी पूरी करता है। इसका मतलब ये किसी एक संयोजी के साथ भी जुड़ा है, फिर उसके बाद द्विसंयोजी के साथ भी जुड़ा है, और द्विसंयोजी के साथ साथ क्या कर रहा है ये, एक संयोजी के साथ। जैसे इसको अगर मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2 जुड़े हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो क्या बन गया ये, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, इससे पहले मैंने जो बनाया था ये क्या बन गया आपका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उससे पहले आपने क्या बनाया था एक संयोजी के साथ, ये आपका क्या बन गया, CH4, है ना, 1 2 3 और ये 4 मेथेन बन गया। इसको हटा दूं मैं, इसकी जगह क्लोरीन लगा सकता हूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। इसको हटा दूं मैं, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर क्लोरीन लगा दूं तो ये आपका COCl फाजिन गैस जिसको कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, वो गैस बन जाती है। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपनी 4 संयोजिकताओं को पूरा करने के लिए एक संयोजी 4 के साथ, द्विसंयोजी 2 के साथ, या एक द्विसंयोजी और 2 एक संयोजी के साथ, और या किसी एक त्रिसंयोजी जैसे नाइट्रोजन है तो एक संयोजी के साथ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब जो चौथी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन मोनोवेलेंट एक संयोजी या बाइवेलेंट द्विसंयोजी या ट्राइवेलेंट त्रिसंयोजी और या टेट्रावेलेंट, इन सभी टेट्रावेलेंट एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके, एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर क्या कर सकता है, ये अपनी 4 संयोजिकताओं को पूरा कर सकता है। यानी कि इसमें एबिलिटी होती है कि ये सभी प्रकार के तत्वों के साथ क्या कर सकता है, जुड़ने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसके कंपाउंड ज़्यादा हो जाते हैं। अगली चीज़ 5th पर अपन क्या लेते हैं कि कार्बन बॉन्डिंग कौन कौन सी करता है। अगर एक संयोजी के साथ जुड़ रहा है तो कितनी कौन सी बॉन्डिंग कर रहा है, ये सिंगल बॉन्डिंग, सिग्मा बंध बना लेगा, 4 सिग्मा बंध बना लिए तो ये एकल बंध बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बाइवेलेंट के साथ जुड़ रहा है तो बाइवेलेंट की वैलेंसी 2 होती है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ शेयर करेगा, तो ये डबल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन खुद के साथ भी क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है इस तरीके से, या कार्बन कार्बन के साथ क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है इस तरीके से, या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है इस तरीके से। इसका मतलब कार्बन सभी प्रकार के एलिमेंट के साथ तो जुड़ ही सकता है, इसके अलावा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बंध बना सकता है। इसकी संख्या 4 होती है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है बताओ कार्बन 4 बंध क्यों नहीं बना पाता इस तरह से, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, तो ये क्या कर सकता है, 4 बंध बना सकता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो त्रिविम में क्या होती है, इस तरीके से होती है। अब आप अधिकतम कितने ला सकते हो एक दूसरे के साथ, 3 ला सकते हो इस तरीके से, 3 बना सकते हो। चौथा इस डायरेक्शन चला गया, ये इस डायरेक्शन चला जाएगा, तो कैसे बनेगा चौथा बंध, नहीं बनेगा ना। तो अधिकतम बॉन्डिंग कितनी होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो ये सभी प्रकार के बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे आप कि ये सारे किसके हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ है। और क्या करती है, इन प्रॉपर्टीज़ के कारण ये क्या करता है, अन्य एलिमेंट से बहुत ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन की क्षमता रखता है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसका सिंबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, इसकी वैलेंसी क्या है, फिर उसके बाद इसकी नेचर क्या है। तो ये सभी प्रकार के एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। दूसरी चीज़, सभी प्रकार के बंध बना सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। अगला जो है, इसमें एक विशेष चीज़ होती है कि ये श्रृंखलन की प्रवृत्ति रखता है, चेन बना लेता है ना। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से लगातार जुड़ता है, और जुड़कर ये बिल्कुल आपका क्या होगा, अनब्रांच कंपाउंड बना लेगा या ब्रांच कंपाउंड बना लेगा इस तरीके से, या साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है इस तरीके से आपस में जुड़कर। इसके अलावा ये एकल बंध बना रहा है, कई डबल बॉन्ड बना सकता है इस तरीके से,
तो सेचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं, अनब्रांच कंपाउंड बन जाते हैं, ब्रांच कंपाउंड बन जाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बन जाते हैं। इसका मतलब ये कई प्रकार के कंपाउंड को फॉर्मेट कर सकता है। कारण क्या है? सिंपल सा है कि इसके अंदर 4 वैलेंसी का होना और दूसरी चीज़ जो बता रहा हूँ सीरीज बनाना, चेन बना लेना। तो श्रृंखला बनाने के पीछे कारण क्या होता है? कोई भी तत्व, आप यूँ भी कह सकते हो ऑक्सीजन भी तो सीरीज बना सकता है, श्रृंखला बना सकता है, इस तरीके से जुड़ता जाए। प्रकार ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाकर बंद, उसके बाद आगे नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब श्रृंखला बनाने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़े तो उसके द्वारा बनने वाला जो सिंगल या सिग्मा बॉन्ड जो है वह काफ़ी मजबूत होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तो ये तब मजबूत होता है जब आपके ये दोनों एटम क्या हो? क्लोज हो, पास हो। तो उससे ज़्यादा पास तो कौन हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है। दूसरी चीज़ और काम करती है इसमें कि इन दोनों जो एलिमेंट बॉन्ड कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत कम हो। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से क्या करते हैं? रिपल्ड करते हैं। और रिपल्ड करने के कारण क्या होता है कि नेक्स्ट ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ नहीं पाता है, इसको धक्का दे देता है, तो जुड़ेगा नहीं। लेकिन कार्बन में एक तो क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है जितनी ऑक्सीजन की या क्लोरीन की इनकी होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना, इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक दूसरे को इतना रिपल्ड करे, इसीलिए ये सिग्मा बंध क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। तो किसी भी तत्व की श्रृंखला बनाने की जो नेचर है उसमें 2 चीज़ें काम करती है। एक तो उसकी साइज इतनी छोटी हो कि वह मजबूत सिग्मा बंध बना सके। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे होने के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ना हो कि वो एक दूसरे को क्या करे? धक्का दे दे, दूर कर दे। तो कार्बन में दोनों चीज़ें हैं, मजबूत, आकार छोटा है, सिग्मा बंध मजबूत बनेगा, और दूसरी चीज़ क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना नहीं कि धक्का देगा। इसलिए क्या करेगा? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, और जब इस तरह से जुड़े तो कौन से यौगिक बनाएगा? ये चेन यौगिक हो गए। चेन यौगिक में कौन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड हो गया? ये अनब्रांच कंपाउंड, कोई ब्रांच नहीं, केवल इसके 2 ही टर्मिनल होंगे, 2 सिरे होंगे, 1 और 1, 2 से ज़्यादा सिरे होने का मतलब हो जाता है कि ब्रांच है। जैसे इसमें कितने सिरे हो गए? 1 सिरा, 2 सिरा और 3 सिरा। तो 2 से ज़्यादा होते ही क्या हो जाता है? ब्रांच हो जाता है। तो ये क्या बनाएगा? अनब्रांच अशाखित कंपाउंड बना सकता है। जैसे कि अपन देखें इस तरीके से, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। अब ये लगातार क्या करेगा? इस तरह से जुड़ता जाएगा, और ये क्या बना लेगा? एक श्रृंखला बना लेगा। सेकंड चीज़ क्या है कि आप यहाँ से 2 सिरे तो ही है, मैंने एक और ऊपर की तरफ एक और कार्बन निकाल दिया, ये कार्बन और आ गया। लग जा भाई, अरे यहाँ से निकल गया, चलो ठीक। अब आप देखें, एक ये श्रृंखला चल रही है, चेन चल रही है, ऊपर से एक और चल गया। अब इसके कितने टर्म हो गए? 1, 2 और 3 टर्मिनल हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया? ब्रांच हो गया। तो इस तरह से बना सकता है अनब्रांच और ब्रांच। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? कार्बन कार्बन के साथ इस तरीके से डबल बॉन्ड बना सकता है यूँ। तो ये कौन सा होगा? जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं हो, तो जनरली हम उसको क्या कहते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो सेचुरेटेड होगा। सेचुरेटेड में कौन सा हो जाएगा? ये अनब्रांच हो गया, ऊपर निकाल दिया मैंने, तो सेचुरेटेड कौन सा हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। इसका मतलब संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, शाखित यौगिक, अशाखित यौगिक। इसके अलावा आप इनको क्या कर सकते हैं? ये मैंने इसको क्या कर दिया? साइक्लिक कर दिया, सिरे के कार्बन को जोड़ दिया है। एक मिनट आप देखें इसको, ये है। अब मैंने इसको क्या किया? ये हो गया, यहाँ पर एक कार्बन और लगा दिया, और एक कार्बन मैंने इधर लगा दिया। है ना? तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? थोड़ा सा है इसमें चेन। अब आप इसको यूँ लगाएं, और अब इसको मैं यहाँ से वापस क्या कर दूँ? ये इस तरीके से। तो ये क्या बन गया आपका? साइक्लिक बन गया। साइक्लिक में भी सेचुरेटेड हो सकता है, अनसेचुरेटेड हो सकता है। तो इस तरह से क्या करता है? ये कंपाउंड बना लेता है। तो इसके ढेरों सारे कंपाउंड हो जाते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें? एक तो क्या होगा? ये चेन फॉर्मेशन करता है, श्रृंखलन की प्रॉपर्टी पाई जाती है।
ठीक है ना। सिंकलन की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसका आकार छोटा होने के कारण साइज कार्बन की छोटी होती है, इसलिए सिग्मा बंध मजबूत बनता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका रिपल्शन जो होता है वो इतना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन को दूर फेंक दे, इसलिए आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे और एक लंबी सी चेन बना लेंगे। चेन दो तरह की हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, अनब्रांच हो सकती है। इसके अलावा जो टॉप टर्मिनल जो होते हैं, सिरे होते हैं, उनके कार्बन परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। तो कार्बन सभी प्रकार के कंपाउंड बना सकता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या मान लेंगे हम इसकी, चेन फॉर्मेशन। और रीजन क्या है चेन फॉर्मेशन के, स्मॉल साइज, जिससे क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना बेटो। इसको क्या है, आपको नोट्स का मतलब ये नहीं है, आपको केवल चीज़ें समझनी है, प्रॉपर समझनी है। ठीक है, बाकी की कोई चीज़ें आपको ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते कभी। सेकंड चीज, लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इन दो कारण के कारण क्या करेगा, चेन बनाएगा। और चेन बनाएगा तो ये लगातार किस तरह से जुड़ जाएगा, इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, अनब्रांच है। दूसरी तरीके से ये क्या हो गया, आपका ब्रांच कंपाउंड हो गया, जिसमें कि शाखाएं निकल गई है। ठीक, और क्या कर सकता है, ये इस तरीके से क्या करता है, आपस में जुड़कर साइक्लिक यौगिकों का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये ब्रांच, अनब्रांच, साइक्लिक, इसके अलावा ये सेचुरेटेड है, क्या कर सकता है, ये इस तरीके से अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना लेता है। तो सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ये आसानी से कर लेता है। और यही कारण है कि कार्बन इस नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा यौगिक बना के बैठा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कारण है, क्या रीज़न है कि कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है जबकि अन एलिमेंट नहीं बनाता है, तो नंबर एक जो इसका है कि 4 वैलेंसी होना, टेट्रावेलेंट होना। दूसरी चीज़ है चेन की प्रॉपर्टी पाया जाना। तीसरी चीज़ है कि ये हर प्रकार के एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, चाहे वह मोनोवेलेंट हो, बाईवेलेंट हो, ट्राईवेलेंट हो, टेट्रावेलेंट हो, है ना। मैंने बताया ना, जुड़ सकता है ये। इसके अलावा ये सभी प्रकार की बॉन्डिंग कर सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है, खुद के साथ खुद जुड़ जाता है। जैसे आप कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कैसे होगा, जैसे आपका डायमंड जो होता है उसमें प्रत्येक कार्बन क्या करता है, इस तरह से जुड़ गया है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है ये इस तरीके से। ठीक, अब आगे का कार्बन और इसमें है 4 वैलेंसी, 3 वैलेंसी बाकी है, 3 कार्बन और जुड़ जाएंगे, इधर से 3 और जुड़ जाएंगे, इस तरह से 3 और जुड़ जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट पर, फिर वापस इधर से 3, इस तरह से जुड़ते जाएंगे और आपको क्या मिलता है, डायमंड मिल जाता है। तो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग कर रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे हिसाब से कार्बन का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये है कार्बन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अब नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे कार्बन की आईपी के बारे में, ईएन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडेशन के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसको हम पढ़ने वाले हैं। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, ओके।